वंदे मातरम बच्चों। कक्षा 12वीं, विषय हिंदी ऐच्छिक, पुस्तक अंतराल, पाठ 4, अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में, भाग 3। लेखक प्रभाष जोशी। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि मालवा के राजाओं विक्रमादित्य, भोज और मुंज ने अपने शासनकाल में पानी की कितनी सुदृढ़ व्यवस्था की हुई थी। अगर उसकी तुलना वर्तमान युग से की जाए तो वर्तमान युग के इंजीनियर उसके आगे व्यर्थ साबित होते हैं। आज की कक्षा में हम उसी पाठ को आगे पढ़ने जा रहे हैं। लेखक ने पाठ्य वस्तु में ओंकारेश्वर बांध का उल्लेख किया। ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर खंडवा के पास मांधाता में निर्मित बांध है। अगर इस बांध से थोड़ा आगे जाएं तो ओंकारेश्वर मंदिर स्थित है। लेखक ने मालवा प्रदेश की यात्रा की और ओंकारेश्वर बांध को देखा। आप स्क्रीन पर स्लाइड्स देख रहे हैं। ओंकारेश्वर बांध का चित्र आपको दिखाया जा रहा है। उसके पश्चात लेखक ने नर्मदा नदी पर बनने वाले बांध को ध्यानपूर्वक देखा। उसे लगा कि नेमावर नामक स्थान पर नर्मदा अत्यंत शांत और गंभीर भाव से भरी पूरी बह रही थी। लेखक ने उस रात नर्मदा नदी के किनारे ही विश्राम किया और उसे लगा कि उसके किनारे बैठना माँ की गोद में डूबने के समान है। उसे नर्मदा के किनारे बैठना अत्यंत आनंद प्रदायक लगा। इसके पश्चात लेखक ने पर्यावरणीय प्रदूषण में यूरोप और अमेरिका की भूमिका पर प्रकाश डाला है। आप सभी जानते हैं कि 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण काल का आरंभ यूरोपीय देशों से हुआ। औद्योग धंधों का सबसे अधिक विकास यूरोप और अमेरिका में हुआ। इन देशों में नए नए प्रयोग किए गए जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित हुआ। पाठ के मुख्य बिंदुओं को स्क्रीन पर आपके समक्ष दिखाया जा रहा है और इन्हीं बिंदुओं को फिर आगे की कक्षा में विस्तार पूर्वक चर्चा के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। सर्वप्रथम लेखक ने अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में औद्योगिकरण से पूर्व मालवा प्रदेश की मिट्टी, वहाँ होने वाली वर्षा, नदियों की दशा, उद्गम व विस्तार का वर्णन करते हुए वहाँ के जनजीवन एवं संस्कृति को चित्रित किया है। मालवा में होने वाली बरसात की झड़ी और उसका जनजीवन पर आशा व निराशा से मिश्रित प्रभाव को भी लेखक ने वर्णित किया है। तत्पश्चात औद्योगिकरण के दुष्प्रभावों की ओर लेखक हमारा ध्यान आकर्षित करता है। रेनेसा से पूर्व मालवा में विक्रमादित्य, भोज और मुंज के समय जल प्रबंधन व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया और उसकी तुलना आज के इंजीनियरों के जल प्रबंधन विषयक क्षेत्र से की गई। आज की सभ्यता ने नदियों को गंदे पानी के नाले बनाकर रख दिया है। लेखक का मानना है कि जिसे हम औद्योगिक विकास की सभ्यता मानते हैं वह वास्तव में उजाड़ की अब सभ्यता है। इस दिशा में पर्यावरण संरक्षण में आपको लेखक अपनी भूमिका निर्धारित करने के लिए प्रेरित करता दिखाई पड़ता है। साथ ही वो विश्व पटल पर पर्यावरणीय समस्या के बादलों को देखकर ये संकेत भी देना चाहता है कि यदि आज का मानव इस दिशा में सक्रिय होकर कदम नहीं उठाता तो ये संकट उसके विनाश का कारण बन जाएगा। पाठ को आगे बढ़ाते हुए स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि शीर्षक के रूप में लिखा है, मालवा में बरसात की झड़ी और उसका जनजीवन पर आशा व निराशा से मिश्रित प्रभाव। पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के आधार पर ये स्लाइड्स बनाई गई हैं ताकि प्रश्नों के उत्तर लिखने में आपको सुविधा हो। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि लेखक ने मालवा में होने वाली बरसात अगर ज़्यादा मात्रा में होती है जिसे अतिवृष्टि कहा जाता है, इससे जनजीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता था। ताल तलैया, नदी नाले, खेत मैदान सब पानी से भर जाते थे और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। नदियों का पानी शहर और गांवों में प्रवेश कर जाता जिससे
अत्यंत परेशानियों का सामना वहाँ के नागरिकों को करना पड़ता था। यह वर्षा गेहूं और चने की फसल के लिए आशा की किरण जगाती दिखाई पड़ती। एक तरफ मनुष्य का जीवन निराशा से घिरता था, तो दूसरी तरफ आशा भी उसका दामन थामने को तैयार रहती थी। तत्पश्चात आप स्लाइड पर देख रहे हैं औद्योगिकरण के दुष्प्रभाव। उद्योग धंधे स्थापित करने के क्या क्या बुरे प्रभाव हमारे जीवन पर पड़े, उसकी ओर लेखक ने पाठ के माध्यम से संकेत किया है। जैसे जैसे मनुष्य विकास की ओर बढ़ा, उसने अंधाधुंध प्राकृतिक संपदा का दोहन किया, जिसका दुष्प्रभाव ऋतु चक्र पर पड़ा। ऋतु चक्र प्रभावित हुआ और अधिक फसल प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली रासायनिक खादों ने भी फसल पर बुरा प्रभाव डाला। फसल की बुवाई और कटाई के समय में भी बदलाव आया। पेड़ों की कटाई से तापमान बढ़ गया, जो असमय वर्षा का कारण बना। पेड़ों की कटाई से वर्षा का स्तर गिरने लगा और नदी नाले सूख गए, जिसके परिणाम स्वरूप पग पग नीर वाला मालवा भी सूखा होता दिखाई देने लगा। इसके पश्चात रेनेसा से पूर्व मालवा में विक्रमादित्य, भोज और मुंज के समय जल प्रबंधन पर प्रकाश डाला गया। इन तीनों ही राजाओं के काल का वर्णन पिछली कक्षा में विस्तार पूर्वक दिया गया और चित्र सहित इनके द्वारा बनाई गई बावलियों को भी आपको दिखाया गया था। इन राजाओं ने जल प्रबंधन की सुदृढ़ व्यवस्था अपने शासन काल में स्थापित की हुई थी। प्रकृति के प्रति इनका दृष्टिकोण अत्यंत संतुलित था। भूमि के गर्भ में जल संचयन इनका विशेष कार्य था। तालाबों और बावड़ियों का निर्माण करके भूमि के गर्भ में जल संचयन का प्रावधान किया गया था। वृक्षारोपण द्वारा वन संरक्षण का कार्य किया गया। नदी नाले व तालाबों को कुछ समय के लिए या बुरे समय के लिए संभाल कर रखा जाता। इसीलिए अकाल या बाढ़ जैसी स्थितियां आने पर भी इन राजाओं के शासनकाल में प्रजा को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता था। ये सब स्थितियां लेखक ने पाठ में स्पष्ट की हैं। इसके पश्चात लेखक ने आज के इंजीनियरों के जल प्रबंधन विषयक विचारों पर प्रकाश डाला है। लेखक का मानना है कि आज के इंजीनियर जो शिक्षा के लिए पाश्चात्य से देशों से प्राप्त तकनीकी ज्ञान पर बल देते हैं, उन्होंने अंधानुकरण की प्रवृत्ति को अपनाया और अपने परंपरागत साधनों की अवहेलना की। उन्होंने अंधानुकरण की प्रवृत्ति को लेकर तालाबों को गाद से भर दिया। वो तालाब जो भूगर्भ में जल संरक्षण का काम कर रहे थे, अब गाद से भर दिए गए, जिसमें पानी समाप्त हो गया। पानी की आपूर्ति के लिए भूमिगत जल से जल निकालना प्रारंभ कर दिया। जल स्रोत भूमि के नीचे जो विद्यमान थे, वो धीरे धीरे कर सूखने लगे और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि 100-100 मीटर गहराई तक खोदने के बाद भी जल का नामो निशान नहीं मिलता। परिणाम स्वरूप भूमिगत जल स्तर गिरना शुरू हो गया और इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर हम प्राचीन शासकों से वर्तमान इंजीनियरों की तुलना करें तो पाएंगे कि इन इंजीनियरों की कार्यशैली में दूरदर्शिता का अभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपने देखे। अब आप स्लाइड पर देख रहे हैं पर्यावरण संरक्षण में आपकी भूमिका विषय पर अपने विचार। अब यहाँ कई बार परीक्षा में मूल्यपरक प्रश्नों के अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, जिसके उत्तर के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। वर्तमान युग को यदि औद्योगिकरण का युग कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। आज संसार का प्रत्येक देश उद्योग धंधों की स्थापना में लगा है और उनके द्वारा स्थापित कारखानों से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसें निकलती हैं, जिन्होंने धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया है और इन गैसों से समुद्र का पानी लगातार गर्म हो रहा है। वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघलना प्रारंभ हो गई है। ऐसी स्थितियों का सामना करने के लिए हमें सावधानी से कदम उठाने होंगे। लेखक का मानना है कि यदि हम विकास की औद्योगिक सभ्यता को उजाड़ की अपसभ्यता बनाने से रोकना चाहते हैं तो हमें अपनी कमियों पर ध्यान देना होगा। और स्लाइड पर आप देख रहे हैं
कि उन कमियों की ओर लेखक हमारा ध्यान आकर्षित करता है, जैसे औद्योगिक विकास से पूर्व धरती पर जल व भोजन की कमी नहीं थी। वर्षा कम होने पर भी हमें भुखमरी की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता था। नदी नाले तालाब संरक्षित थे। औद्योगिक सभ्यता में प्रकृति से छेड़छाड़ के दुष्परिणाम आज हम भुगतने को विवश हैं। वनों को काटा गया, तालाब सुखा दिए गए और नदियां नाले बन गईं। पर्यावरणीय असंतुलन धीरे धीरे बढ़ने लगा। इस प्रकार मौसम चक्र प्रभावित हुआ, समुद्र का पानी गर्म होने लगा, तापमान में वृद्धि दिखाई देने लगी और ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघलने लगी। नदियों का सूखना, वर्षा का कम होना, असमय वर्षा का होना, पर्यावरण में प्रदूषण होना, लद्दाख में बर्फ गिरने की जगह वर्षा होना और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, इन सभी बिंदुओं पर लेखक ने प्रकाश डालने का प्रयास किया है। लेखक का कहना है कि आज मानवीय सभ्यता ने नदियों को गंदे पानी के नाले का स्वरूप प्रदान कर दिया है। ये स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि यदि आप गंगा की यात्रा पर जाएं तो देखेंगे कि तरह तरह का कूड़ा करकट या धार्मिक अनुष्ठान के पश्चात प्रवाहित सामग्री गंगा नदी में तैरती हुई दिखाई देती है। दूसरी तरफ उद्योग धंधों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप जिन उद्योग धंधों का स्थान नदियों के किनारे है, उसमें निकासी की व्यवस्था नदियों के जल में कर दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप नदियों का पवित्र जल दूषित हो गया। उद्योग धंधों की स्थापना नदियों के किनारे हुई, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई और नदियों के जल पर इसका प्रभाव पड़ा। नगरों के गंदा पानी, फैक्ट्रियों, नदियों के रसायन मिश्रित पानी के निकास नदियों में होने से पेयजल प्रदूषित होता चला गया। कूड़ा कचरा, प्लास्टिक की थैलियाँ, अपशिष्ट पदार्थ सभी नदियों में मिला दिए जाने से नदियों का जल पीने योग्य नहीं रह गया है। नदियों की जल धारण क्षमता भी प्रभावित हुई और वो गंदे नाले का रूप लेकर हमारे सामने उपस्थित हुई। अब लेखक ने इस विषय पर विचार करते हुए हमारा ध्यान आकर्षित किया यूरोप और अमेरिका की अति औद्योगिकरण की प्रवृत्ति पर। आप सभी जानते हैं कि अति प्रत्येक वस्तु की बुरी होती है। यूरोप और अमेरिका ने अति औद्योगिकरण की प्रवृत्ति को अपनाया, जिसका दुष्परिणाम आज समूचा विश्व भोग रहा है। इन देशों ने अपने यहाँ उद्योग धंधों की स्थापना की, परंतु पर्यावरणीय मापदंडों की अवहेलना की। लेखक इसी अवहेलना की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। उन मापदंडों की अवहेलना से इन देशों को आर्थिक लाभ की प्राप्ति हुई, लेकिन इनसे निकलने वाले धुएं ने और प्रदूषित गैसों ने समूचे विश्व के पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया। अमेरिका इस विषय पर चर्चा करने को तैयार ही नहीं था। अब से कुछ वर्ष पूर्व यह स्थिति थी कि अमेरिका ने साफ घोषणा की कि इस पद्धति पर वह कोई समझौता नहीं करेगा, अर्थात औद्योगिकरण के मार्ग में बढ़ने से वह नहीं रुकेगा और इस दिशा में कोई समझौता नहीं करेगा। परंतु समय रहते जब उसके समक्ष इस औद्योगिकरण के दुष्परिणाम आने लगे, तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि पर्यावरण में आ रहा ये बदलाव उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, और तब उसने दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर इस प्रदूषण को रोकने के लिए पहल की। आज विश्व की वर्तमान स्थितियाँ इस बात को स्पष्ट करती हैं कि मनुष्य यदि अभी भी उस भूल को करने में लगा रहा तो निश्चित ही उसका विनाश हो जाएगा। परंतु आज मनुष्य चाहे तो वो अपने इस विनाश को रोक सकता है कुछ कारगर कदम उठाकर। तो बच्चों, आपने इस पाठ के माध्यम से इसे जाना कि वर्तमान विश्व स्तर पर जिस स्थिति को आज मानव जूझ रहा है या झेल रहा है, अगर हम चाहें आज भी सचेत होकर के कदम उठाएं तो हम इस स्थिति पर काबू पा सकते हैं। पूरे पाठ के माध्यम से मालवा प्रांत के उदाहरण द्वारा जो बातें या संदेश लेखक ने हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है, आशा है आप उसे समझ पाए होंगे कि उजाड़ की सभ्यता या विनाश की अपसभ्यता क्यों कहा गया है औद्योगिक सभ्यता को। तो बच्चों, मालवा की संस्कृति के लिए खाओ उजाड़ो सभ्यता में कहकर लेखक ने एक बड़ा भारी संदेश हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आशा है आपने उसे समझा होगा। सभी प्रश्नों के उत्तर मुख्य बिंदुओं के अंदर समाहित करने का प्रयास किया गया है। कृपया पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए प्रश्नों को हल करें और
मूल्यपरक प्रश्नों को समाहित करते हुए उस कार्य को करके शीघ्र मेरे पास भेजें। धन्यवाद।